हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कि सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है इंडिया में। तो आप सभी जानते होंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से ही सेंट्रल बैंक को जाना जाता है इंडिया में। तो इससे पहले बात करते हैं कि ये कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इसे लागू किया था गया था, जबकि 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुआ। तो पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसकी क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं। अथॉरिटीज़ मीन्स पावर क्या क्या है इसकी। तो सबसे पहला कि ये इंडिया में सभी बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट ऑपरेट करता है और ऑपरेट एंटायर बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। और ये करेंसीज इश्यू करता है, लेकिन इसमें हम सॉरी वेट इश्यू करेंसी, लेकिन सारी करेंसीज ये इश्यू नहीं करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कौन कौन सी करेंसीज इश्यू करता है। तो ये ओनली ये हम ये कह सकते हैं कि ये सारी करेंसी इश्यू करता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड 1 रुपी कॉइन्स। और जबकि ये जो 1 रुपी नोट एंड कॉइन जो है वो इशू किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ओके। और तीसरा ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करता है अपने इंडिया के अंदर। तो ये देखा जाए तो बेसिक तौर पे देखा जाए तो ये तीन ही चीज़ें हैं जो एवरी कंट्री में, सारे कंट्री में, हर एक कंट्री के हर एक सेंट्रल बैंक जो है मैनेज करता है और रेगुलेट करता है। अब हम बात करेंगे कि सेंट्रल बैंक के अंडर में कुछ कमर्शियल बैंक्स भी आती हैं। और ये हर देशों में देखा जा सकता है कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपने बताया था कि जो फेडरल रिजर्व सिस्टम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर, तो उसके अंदर भी कुछ कमर्शियल बैंक्स आती हैं और उनकी भी अपनी अपने अपने कुछ पॉलिसीज़ बना रखी है सेंट्रल बैंक्स ने। तो सेम उसी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी इसके अंडर में कुछ कमर्शियल बैंक्स आती हैं और उन्हीं कमर्शियल बैंक्स के लिए मनी रेगुलेट करने के लिए, करेंसी को स्टेबल रखने के लिए और और कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन को स्टेबल रखने के लिए, प्राइस को स्टेबल रखने के लिए उन लोगों ने अपनी कुछ पॉलिसीज़ बना रखी है और उन पॉलिसीज़ को जाना जाता है मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के नाम से। तो पहले हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का मेन मोटिव ये होता है कि ये प्राइस, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट, इन सबको स्टेबल रखने के लिए बनाई गई है। और जबकि फिजिकल पॉलिसी का मेन मोटिव ये होता है कि गवर्नमेंट बजट लाइक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, इनको मेंटेन करने के लिए बनाई गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज में कौन कौन सी पॉलिसीज आती हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें बैंक रेट होता है। तो बैंक रेट सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि बैंक रेट होता क्या है। तो बैंक रेट वो होता है कि जिसमें वो अपने सेंट्रल बैंक जो है अपने कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म लोन किस रेट पर दे रहा है, तो उसे बैंक रेट के नाम से जाना जाता है। आप नोट डाउन कर सकते हैं।
और दूसरा होता है रेपो रेट। और रेपो रेट वो होता है जिसमें हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म लोन की। इसमें और शॉर्ट टर्म लोन को किस रेट के थ्रू दिया जाता है? रेपो रेट की। ये बात याद रखना है कि सेंट्रल बैंक का डायरेक्ट कनेक्शन कभी पब्लिक के संग नहीं होता है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है अपने कमर्शियल बैंक के संग होता है। तो ये जो जितने भी रेट्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो हैं, ये जो है इम्प्लीमेंट करता है किसके ऊपर? सेंट्रल बैंक इम्प्लीमेंट करता है कमर्शियल बैंक के ऊपर। ओके। तो और दूसरा होता है, सेकंड ये था। थर्ड हम बात कर लेते हैं रिवर्स रेपो। और ये रिवर्स रेपो रेट ये होता है, जैसे कि रिवर्स से ही आपको समझ आ रहा होगा, अगर रेपो रेट का रिवर्स उल्टा होगा। तो रिवर्स रेपो रेट जो होता है, जब कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि सेंट्रल बैंक को ही मनी की पैसों की ज़रूरत हो जाती है, तो उसके लिए वो क्या करता है, इस रेट पर अपने कमर्शियल बैंक से लोन लेता है। कमर्शियल बैंक gives loan to central bank at reverse repo rate RRR। थर्ड हम बात कर लेते हैं, नहीं फोर्थ हम बात कर लेते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब कैश रिजर्व रेशियो, इससे आपको नाम से पता चला होगा कि कैश रिजर्व, हमें कैश को रिजर्व रखना पड़ता है। तो ये जो है कमर्शियल बैंक के लिए है। कमर्शियल बैंक एक्चुअल में होता क्या है, पहले हम बात कर लेते हैं। कमर्शियल बैंक जो होता है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। कमर्शियल बैंक जो होता है वो क्या करता है, पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और उन्हें लोन प्रोवाइड करता है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस और कंजप्शन पर्पस। ओके। तो ठीक उसी तो जब कमर्शियल बैंक हम लोगों से, जैसे ABC कोई पब्लिक हो गई, इनसे जो भी डिपॉजिट अपना एक्सेप्ट करता है, मान लो 1 लाख रुपीज़ हो गया, है ना। तो 1 लाख रुपीज़ का कुछ अमाउंट जो कि कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जाना जाता है, जो कि फिक्स किया जाता है सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम के द्वारा। तो जब ये जो फिक्स अमाउंट होगा, मीन्स 1 लाख का 10%, लाइक 10,000 रुपीज़। ओके। तो जो 10,000 रुपये होंगे वो इसे एज ए CRR, कैश रिजर्व रेशियो, सेंट्रल बैंक के पास जमा कराना पड़ता है। तो और बाकी को वो अपने लोन पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं SLR। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जैसे CRR होता है, उसे अपने सेंट्रल बैंक के पास सबमिट कराना पड़ता है कुछ एक फिक्स रिजर्व। तो ठीक उसी तरह ये SLR जो होता है वो कमर्शियल बैंक को अपने ही पास एक रिजर्व के तौर पर फिक्स करके रखना पड़ता है, जिसे वो एज ए लोन यूज़ नहीं कर सकता, लोगों को लोन देने के लिए यूज़ नहीं करता। वो एक रिजर्व के तौर पे अपने पास सबमिट करके रखेगा, ताकि आगे कुछ वैसी सिचुएशन ना हो कि उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी कोई सिचुएशन आ जाए। ओके। तो उसे SLR कहते हैं। तो ठीक इसी तरह आप कुछ फिजिकल पॉलिसीज़ भी होती हैं। और फिजिकल पॉलिसीज़ मेनली, मुझे इसको ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जो फिजिकल पॉलिसीज़ होती हैं ये मेनली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अब गवर्नमेंट किसके थ्रू कंट्रोल करती है? और टैक्सेस, लाइक टैक्सेस, टैरिफ एक्सेट्रा, एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर।
तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं वो किस तरीके से प्राइस को स्टेबल रखती है, इन्फ्लेशन को स्टेबल रखती है और अपने मार्केट को स्टेबल में रखती है। तो सपोज़ करो कि अपने इंडिया में अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, लाइक हर प्रोडक्ट के जो है प्राइस हाइक हो रहे हैं और जिसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए ये मॉनेटरी पॉलिसीज़ कैसे वर्क करती हैं, किस तरीके से इसे कंट्रोल करती हैं, किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है और प्राइस को कंट्रोल करती है, वो हम अभी देखते हैं। तो लाइक अगर इंडिया में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो इस केस में जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, अपना सेंट्रल बैंक जो है, वो जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज लाइक बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, SLR, इन सबको इंक्रीज़ कर देता है। अब जब हम इन सबको मॉनेटरी पॉलिसीज़ को इंक्रीज़ करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा जैसे बैंक रेट हो गया या हम रेपो रेट को लेके चलते हैं, तो जैसे रेपो रेट में जब इंक्रीज़ होगा, RR जब इंक्रीज़ होगा, तो जो कमर्शियल बैंक होंगे सेंट्रल बैंक के अंडर में, वो लोग पहले के मुकाबले अब बहुत कम लोन ले पाएंगे सेंट्रल बैंक से, क्योंकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना होगा सेंट्रल बैंक को, क्योंकि अब इन्फ्लेशन के चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी इंक्रीज़ कर दी है। ठीक है, तो रेपो रेट जब इंक्रीज़ हो जाएगा तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो कम से कम लोन लेंगी सेंट्रल बैंक से। जब वो लोन कम लेंगी तो कमर्शियल बैंक के पास ऑब्वियसली पैसा, मनी फ्लो कम होगा, हम सॉरी लिक्विडिटी कह सकते हैं, मनी लिक्विडिटी कम होगा। तो जिससे वो जब कमर्शियल बैंक के पास ही पैसा कम होगा तो हम लोगों को, इन्वेस्टर्स को कंजप्शन के लिए, इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के लिए और हम हाउस होल्ड पर्सनस को कंजप्शन के लिए कम से कम लोन ले पाएंगे, कम से कम पैसे हमें मिलेंगे। तो उससे क्या होगा, मार्केट में जो है बाकी जो भी प्रोडक्ट है उनकी सप्लाई तो सेम रहेगी, बट डिमांड जो है डिक्रीज़ हो जाएगी। डिमांड क्यों डिक्रीज़ होगी, हम लोगों के पास, आप खुद ही समझ सकते हैं कि आप लोगों के पास अगर 100 रुपये हैं तो आप ज़्यादा समोसे खा सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें खा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन करेंगे। बट वहीं पर अगर आपके पास पैसे ही कम हो, मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाए ड्यू टू इंक्रीज इन मॉनेटरी पॉलिसी, तो आप क्या करेंगे, आपके पास 100 रुपये की जगह अगर आप 50 रुपये हैं तो आप कम से कम कंजप्शन करेंगे ऑब्वियसली। तो जब डिमांड कम हो जाएगा और प्राइस सेम होगा तो जो प्रोड्यूसर होगा वो क्या करेगा, प्रोड्यूसर यही चाहेगा कि मैं प्राइस को कम कर दूं, जो कि प्राइस पहले हाइक था जिसकी वजह से इन्फ्लेशन की सिचुएशन थी। तो अब क्या करेगा, प्रोड्यूसर जो है प्राइस को रिड्यूस कर देगा, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज़ हो जाएगा। और जब ये डिक्रीज़ होगा धीरे धीरे, जैसे ही मनी मार्केट में प्राइस रिड्यूस होंगे तो वैसे वैसे ही अपना इन्फ्लेशन की सिचुएशन को हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो ठीक इसी तरह से बाकी भी जो रेट हैं वो अकॉर्डिंगली एक्ट करता है, उस पर एक्ट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना। तो बस आज के लिए बस इतना ही।